क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बैंक से एक लोन लेते हैं तो कितने पेपर वर्क, कितनी फॉर्मेलिटीज और कितने चेक्स होते हैं। पर क्या होगा अगर कोई सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए का लोन ले और फिर देश से गायब हो जाए तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्कैम की कहानी, स्टर्लिंग बायोटेक फ्रॉड, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का चूना लगा था, जो कि इनफेमस नीरव मोदी पीएनबी स्कैम से भी बड़ा था। फिर भी आपने शायद इसका नाम पहली बार ही सुना होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे वडोदरा के संडे सारा ब्रदर्स ने बैंकिंग सिस्टम को धोखा देके हजारों करोड़ रुपए गायब किए और फिर देश से भाग गए। ये कहानी है एक फ्रॉड, करप्शन और एक रेगुलेटरी फेलियर की। ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना कमजोर है। तो कहानी शुरू होती है 1980s में, जब नितिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने भाई चेतन के साथ मुंबई आते हैं अपना पहला बिजनेस वेंचर शुरू करने, स्टर्लिंग टी। चाय का यह बिजनेस उतना सक्सेसफुल तो नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। 1991 में स्टर्लिंग टी एंड इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, जो बाद में स्टर्लिंग बायोटेक बन गया। चाय के बिजनेस से लेके सीधा फार्मास्यूटिकल, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने जेलेटिन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया और देखते ही देखते स्टर्लिंग बायोटेक इंडिया का लार्जेस्ट जेलेटिन प्रोड्यूसर्स में से एक बन गया। फार्मास्यूटिकल्स के आगे इन भाइयों ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि पोर्ट्स तक। नाइजीरिया में उन्होंने अपना एक ऑयल बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ इन भाइयों ने अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ाया। गुजरात के वडोदरा में स्टर्लिंग बायोटेक अब एक रिस्पेक्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई थी। देखने में तो बस ये एक नॉर्मल सा बिजनेस था कि कंपनी मेडिसिन बनाती है, प्रॉफिट्स कमाती है, बट अंदर ही अंदर ये कंपनी एक बड़ा फ्रॉड का केंद्रीय पात्र बन गई थी। 2004 से 2012 के बीच इन भाइयों ने कई बैंक से लोन लिए, पर ये लोन्स लेने का तरीका इतना सोफिस्टिकेटेड था कि इतने सालों तक किसी को शक ही नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि 249 फेक कंपनीज इंडिया में और 96 फॉरेन कंपनीज फॉरेन में क्रिएट किए, सिर्फ पेपर वर्क में। तो फिर इन कंपनीज का असली काम क्या था? इनको बस पैसे इधर से उधर करना था ताकि रेगुलेटरी बॉडीज को ये ना पता चल सके कि असली पैसे झाँक आ रहा है। सोचो, एक ऐसा वेब क्रिएट किया गया हो जहाँ पैसे का ट्रैक रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो इन भाइयों ने अपने कंपनीज के बैलेंस शीट को भी इन्फ्लेट किया, मतलब उन्होंने ये दिखाया कि उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, जो हकीकत में था ही नहीं। तो इन फेक नंबर्स के बेसिस पर बैंक को उन्होंने कन्विंस किया कि उनका फाइनेंशियल्स तो बहुत मजबूत है और बहुत सारे लोन्स लिए। फिर उन्होंने इन पैसों का किया क्या? इन लोन के पैसों से उन्होंने अपना ऑयल बिजनेस नाइजीरिया में इन्वेस्ट किया, पर्सनल लग्जरी आइटम्स खरीदे और कई तरह से अपनी दौलत बढ़ाई। बैंक का पैसा, जो टेक्निकली पब्लिक का पैसा है, वो उनका पर्सनल एटीएम बन गया था। कई बैंक ऑफिशियल्स ने लापरवाही दिखाई, या फिर जैसे कि इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, कुछ के साथ तो पॉसिबल कल्यूजन था। आंध्रा बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर अनूप प्रकाश गार्ग को इस केस में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्हें इन भाइयों से किकबैक्स मिल रहे थे। 2011 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक क्रूशियल डायरी सीज की, जिसमें हाई प्रोफाइल पेमेंट्स की एंट्रीज थी। ये डायरी बाद में इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अगस्त 2017 में फाइनली ये बबल फटा। सीबीआई ने स्टर्लिंग बायोटेक और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ एक एफआईआर फाइल की। तभी से ही इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग में चल रही थी। पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के पहले ही ये दोनों भाई इंडिया से रफू चक्कर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नाइजीरिया और अल्बानिया में छुपे हुए हैं, जहां की उन्हें सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। ईडी ने अब तक 14,543 करोड़ रुपए के एसेट्स अटैच किए हैं। कंपनीज, प्रॉपर्टीज, लग्जरी आइटम्स, सब कुछ सीज हो चुका है, पर प्रमोटर्स अब तक कानून के गिरफ्त से दूर है। आपको पता है ये स्कैम कितना बड़ा है? नीरव मोदी के 13,400 करोड़ के पीएनबी स्कैम से भी बहुत बड़ा है, पर मीडिया में कभी उसको इतना बड़ा कवरेज मिला ही नहीं। पर अब सवाल ये उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे रेगुलेटरी गैप्स थी हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो इतने बड़े फ्रॉड को पॉसिबल बना रही है? बैंक्स का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फेल हुआ। उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन ही नहीं किए। स्टर्लिंग ग्रुप का बैलेंस शीट्स जेन्युइन है कि नहीं वो भी चेक नहीं किए। शेल कंपनीज का जाल भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। पर इस केस में एक और डिस्टर्बिंग एंगल है, जब प्रमोटर्स भाग गए थे तब भी कुछ बैंक्स ने उन्हें वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दिया। मतलब फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करके तो भागे, फिर भी उन्हें आप डिस्काउंट दे रहे हो। एनसीएलटी ने इस बात पर सवाल उठाए और इस अटेम्प्ट को रोक दिया। आज भी ये दोनों भाई अपना ऑयल बिजनेस नाइजीरिया से मैनेज कर रहे हैं।
उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी फाइल की गई है, पर वो अब तक पकड़े ही नहीं गए हैं। तो इस पूरे एपिसोड से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे पहले, हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी कमजोरियां हैं जिसे हमें एड्रेस करना जरूरी है। दूसरा, हमें बेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स दूसरे देशों में आसानी से जा रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं और खुले में बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक को ये जानने का पूरा हक है कि उनके पैसों के साथ आखिर हो क्या रहा है। स्टर्लिंग बायोटेक के केस में ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर का सिम्टम है। आज हमने ये जाना कि कैसे संडेसारा ब्रदर्स, जो चाय के बिजनेस से अपनी जर्नी स्टार्ट करके फार्मास्यूटिकल्स के जायंट्स बने, 16,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। उन्होंने शेल कंपनीज क्रिएट की, बैलेंस शीट तक इन्फ्लेट किए और सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाया। पर सवाल ये है कि क्या ये आखिरी बार है? क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम अभी सेफ है या फिर नेक्स्ट स्टर्लिंग बायोटेक ऑलरेडी बन रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।